हाँ दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 और इससे जो संबंधित ऑब्जेक्टिव हैं तो उसको भी अपन थोड़ा सा लगाने का प्रयास करेंगे। तो यह अधिनियम संख्यांक है 24 और इसकी जो मैं आपको बता दूं दोस्तों की 11 धाराएं हैं इसमें। ठीक है, राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उसे सशक्त तथा अनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए यह जो है अधिनियम बनाया गया था। ठीक है, निश्चित समय सीमा के भीतर जो है लोगों को, क्योंकि लोग भटकते रहते थे, उन्हें पता नहीं होता था कहाँ आवेदन लगाएं, कहाँ से आय बनवाएं, कहाँ से जाति बनवाएं, कहाँ से नामांकन करवाएं, कैसे क्या करवाएं। तो बहुत सी चीज़ें जो सीधे एक लोक सेवा केंद्र खोल दिए कि यहाँ जाके आपको आवेदन में लगाना है और आपको जो समय सीमा दी गई है उनको उस समय सीमा के भीतर जो है आपको यहाँ पे आके आवेदन, मतलब आपका निराकरण हो जाएगा अगर आप पात्र होंगे उस सूचना को या उस कार्य को प्राप्त करने के या उस सेवा को प्राप्त करने के। ठीक है, तो आपको निश्चित समय सीमा के भीतर दी जाएगी और नहीं दी जाएगी तो आपको प्रथम अपील या द्वितीय अपील और नाम निर्दिष्ट अधिकारी तक जाने का जो है अधिकार प्राप्त है। द्वितीय 2 अपीलों तक आप जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है इस तरीके से इस अधिनियम को पढ़ना है। पहला पढ़ते हैं संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 है। इसका विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो मतलब निश्चित की जाए। तो मैं आपको, आप कहाँ ढूंढेंगे, यही तारीख बता दे रहा हूँ कि ये किस दिन लागू हुआ। तो ये हुआ 29 सितंबर 2010 से लागू है। कब से? 29 सितंबर 2010 से लागू है। 29 सितंबर 2010 से लागू है। ठीक है, परिभाषाएं हैं। पहली है परिभाषा पदावैध अधिकारी की। तो धारा 3 में जो पदावैध अधिकारी बताया गया है सेवा प्रदान करने के लिए, पदावैध अधिकारी। पात्र व्यक्ति कौन है? जो अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है। प्रथम अपील अधिकारी कौन है? जो धारा 3 में बताया गया है। विहित कौन है? जो अधिनियम के नियम होते हैं वही तो विहित होते हैं। सेवा का अधिकार क्या है? सेवा के अधिकार से वह से अभिप्रेत निश्चित की गई समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्रदान करने का अधिकार। निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का अधिकार सेवा का अधिकार है। सेवा धारा 3 में अधिसूचित की गई है। जो द्वितीय अपील प्राधिकारी जो धारा 3 में बताया गया, राज्य सरकार से मध्य प्रदेश सरकार है। निश्चित की गई समय सीमा से अभिप्रेत धारा 3 के अधीन तथा अधिसूचित पदावैध अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने या अपील प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का निश्चित करने का अधिकतम समय जो ही बताया जाएगा। ये सब निश्चित समय सीमाएं हैं। अब पढ़ते हैं धारा 3 सेवाओं पदावैध अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमाओं की अधिसूचना। मतलब पदावैध अधिकारी को कौन होगा, प्रथम अपील अधिकारी कौन होगा, द्वितीय अपील अधिकारी कौन होगा, प्राधिकारी कौन होगा, निश्चित की गई समय सीमा क्या होगी कि कौन सी सेवा कितने दिन में देनी है। तो इन सब के लिए राज्य सरकार समय समय पर उन सेवा पदावैध अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों या निश्चित की गई समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी जिनको अधिनियम लागू होगा। तो कौन करेगा ये सब? राज्य सरकार समय समय पर बदल सकेगी, अधिकारी बदल सकेगी, अपीली अधिकारी बदल सकेगी और वो समय सीमा बदल सकेगी, बताती रहेगी समय समय पर कितने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। तो ऐसा स्पष्ट प्रावधान कुछ नहीं है, सब राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है कि अधिसूचना द्वारा जो बताई जाएगी वही मानी जाएगी। निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार है धारा 4 में। पदावैध अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित कोई सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान कराएगा। जो निश्चित समय सीमा है उसके जो पदावैध अधिकारी है, ठीक है, वो उसको जो सेवा प्रदान कराएगा। ठीक है, अगर वो सेवा लेने का पात्र है। निश्चित समय सीमा ये उसका राइट है। ठीक है, निश्चित की गई समय सीमा के में सेवा प्रदान करना धारा 5 में है। ये उसका राइट था कि उसको प्रदान की जाएगी धारा 4 में। अब प्रदान करना किसके लिए है ये चलो ये देखते हैं धारा 5 में। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदावैध अधिकारी को कैसे दिया जाएगा? प्रदान करना मतलब कैसे उसकी प्रोसेस टाइप की दी गई है एक प्रकार की। अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन पदावैध अधिकारी को इस प्रकार प्राधिकृत उसके अधीनस्थ को उसको या उसके अधीनस्थ को या ऐसे व्यक्ति को जैसे राज्य सरकार आवेदन प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत करे प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे आवेदन की सम्यक स्वीकृति दी जाएगी। निश्चित की गई समय सीमा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रारंभ होगी। जिस दिन आवेदन दिया, जैसे 20 दिन में मिलना कोई सेवा या 10 दिन में मिलना, तो उस दिन से वो प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है,
दो, पदावेद अधिकारी उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा और आवेदन नामंजूर करने की स्थिति के कारण अभिलिखित करते हुए सूचित करेगा। जैसे आज आवेदन अपन ने लगाया, उन्होंने कहा 10 दिन में आपको ये सेवा मिल जाएगी, तो या तो वो अधिकारी 10 दिन में आपको सेवा देगा या बोल देगा कि आप सेवा देने में असमर्थ हैं, या वो कारण लिख देगा कि हमने तुम्हें सेवा क्यों नहीं दी, आवेदन नामंजूर किया जाता है। ठीक है, अब आती है अपील। चलो ऐसा तो हो गया, अब मान लो उसने ऐसा कर दिया नामंजूर कर दिया, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए धारा 6 अपील का प्रावधान करती है। धारा 6 फर्स्ट अपील, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट उपधारा 1 सब क्लास 1, कोई व्यक्ति जिसका आवेदन धारा 5 की उपधारा 2 के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है अथवा उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं कराई जाती है, आवेदन नामंजूर की तारीख से अथवा निश्चित समय सीमा के अवसान होने से 30 दिन के भीतर अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा। देखो 10 दिन का समय मिला था, 5 दिन में ही उसने अगर आवेदन नामंजूर कर दिया तो आज से 30 दिन के अंदर, मतलब 5 दिन के बाद 30 दिन के अंदर अपील करना, और नहीं दी, न नामंजूर किया और न सूचना न सेवा प्रदान की, तो जिस दिन उस सेवा प्राप्त करने का समय निकल जाए उससे 30 दिन के अंदर जो है अपन को अपील करना है। लेकिन अगर अपील अधिकारी को लगता है कि 30 दिन के बाद इसने अपील प्रस्तुत की है और ये कोई कारण था जिसकी वजह से ये नहीं कर पाया अपील, तो वो चाहे तो 30 दिन के बाद भी अनुमति दे सकता है। ठीक है, परंतु यह हुआ कि प्रथम अपील अधिकारी स्वप्रेरणा से धारा 5 की धारा 1 के अधीन प्रस्तुत किए किसी आवेदन का जो कि रद्द कर दिया गया है, निश्चित की गई समय सीमा के से परिलंबित अभिलेख मंगा सकेगा और आदेश पर कर सके जैसा कि उसे समझे। ये तो हो गई अपील की बात। लेकिन जो प्रथम अपील अधिकारी है वो अगर स्वयं संज्ञान से कोई भी उस शिकायत भी ना करे, अगर उसको लगता है कि बहुत दिन से आवेदन पड़े हैं और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो वो भी मंगा सकता है और आदेश जो है दे सकता है। ठीक है, प्रथम अपील अधिकारी, छह को पढ़ते जाना भैया, बड़ी है थोड़ी सी। प्रथम अपील अधिकारी पदावेद अधिकारी को निर्दिष्ट कालावधि की वजह से प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को रद्द कर सकेगा। अब चलो अपील हुई, अब या तो वो अपील स्वीकार करेगा, अगर अपील स्वीकार करेगा तो भाई नीचे वाली ये जो पदावेद अधिकारी है उससे बोलेगा कि भाई इसको सेवा प्रदान करो यार, और अगर लगता है कि नहीं सही सेवा नहीं दी और ये पात्र नहीं था व्यक्ति, तो अपील रद्द कर देगा। 2 का अपील की सुनवाई के दौरान यदि प्रथम अपील अधिकारी यह पाता है कि आवेदक द्वारा समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करने के बावजूद पदावेद अधिकारी द्वारा निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई है, या यदि उसकी राय में पर्याप्त कारण समान उद्देश्य किए बिना आवेदन रद्द कर दिया गया, तो द्वितीय अपील अधिकारी को पदावेद अधिकारी पर धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन शास्त्रीय अधिरोपित करने हेतु आदेशित कर सकता है। प्रथम अपील अधिकारी को लगता है कि इसने जानबूझकर सेवा नहीं दी, जानबूझकर विलंब किया है, तो वह द्वितीय अपील अधिकारी से कह सकता है कि 6(1) के अधीन इसको जो है शास्त्रीय अधिरोपित करिए आप। ठीक है, उपधारा 3 आती है, प्रथम अपील अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी को ऐसे विनिश्चय की तारीख से 60 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। जब प्रथम अपील अधिकारी ने भी आपकी बात नहीं सुनी या निश्चित समय सीमा के भीतर आपकी अपील डिसाइड नहीं की या अपील रद्द कर दी है, तो फिर 60 दिन के अंदर जो है द्वितीय अपील अधिकारी के यहाँ भी क्या कर सकते हैं, अपील द्वितीय अपील फाइल कर सकते हैं। परंतु अगर 60 दिन के बाद अपील दायर करते हैं और द्वितीय अपील अधिकारी को लगता है कि आपके पास पर्याप्त कारण था कि आप 60 दिन से क्यों ज़्यादा लेट हो गए, तब 60 दिन के बाद भी अपील ले सकता है। ठीक है, और सेम वैसा का वैसा है, और ये अगर द्वितीय अपील अधिकारी के यहाँ नहीं भी की गई है तो प्रथम अपील अधिकारी से वो मंगा सकता है कागज़, पूरा रिकॉर्ड मंगा सकता है कि क्यों ये अपील अभी तक लंबित पड़ी है, और जो चाहे वो आदेश दे सकता है। 4 का द्वितीय अपील अधिकारी पदावेद अधिकारी ऐसी कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा जैसे कि वह विनिष्ट करे, अपील को रद्द कर सकेगा। द्वितीय अपील अधिकारी अब क्या करेगा, या तो पदावेद अधिकारी से कहेगा भाई ये सेवा प्रदान करो, अगर अपील स्वीकार करता है, नहीं तो अपील रद्द कर देगा। द्वितीय अपील प्राधिकारी सेवा प्रदान कारण के आदेश के साथ धारा 7 के बंधों के अनुसार शास्त्री अधिरोपित कर सकेगा। सेवा प्रदान तो कराएगा, और द्वितीय अपील अधिकारी क्या करेगा कि धारा 7 में जो भी मैं आपको बताऊंगा उसके अंतर्गत कुछ सजाओं का प्रावधान किया गया है, जुर्माने का प्रावधान किया गया है, तो वो जुर्माने भी के शास्त्री के रूप में लगा सकता है। 5 का यदि पदावेद अधिकारी धारा 5 की उपधारा 1 का पालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुपालन के व्यथित आवेदक प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। ठीक है, ऐसा आवेदन में इस प्रकार होगा जैसे कि प्रथम अपील का होता है। सीधे आवेदन द्वितीय अपील अधिकारी को भी कर सकता है कि ऐसा ऐसा हमारा नहीं काम हुआ है, तो वो प्रथम अपील की तरह उसको निपटा सकता है। ठीक है, इस तरीके से प्रथम अपील अधिकारी को सीधे आवेदन कर सकता है और प्रथम अपील की तरह उसको जो है
निपटा देगा। ठीक है। यदि अब पदाभेद अधिकारी धारा 6 की उपधारा 2 के अधीन सेवा प्रदान करने के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो यहाँ से अनुपालन को व्यथित आवेदक द्वितीय अपील प्राधिकारी को सीधे आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इस आवेदन व्यवस्था उसी प्रकार हो जैसे द्वितीय अपील हो सकती है। डायरेक्ट आवेदन वहाँ भी कर सकता है, वहाँ भी कर सकता है। ठीक है। इस तरीके से अब आती है उपधारा 6। प्रथम अपील अधिकारी द्वारा तथा द्वितीय अपील अधिकारी को इस धारा के अधीन अपील का निश्चय करते समय निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियाँ होंगी जो कि किसी बात का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन सिविल न्यायालय में रहती हैं। तो प्रथम और द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होंगी। किन किन चीज़ों के लिए? किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और उसका निरीक्षण करने की अपेक्षा करने के लिए। पदाभेद अधिकारी तथा अपीलार्थी को सुनवाई के समन जारी करेंगे। ठीक है। ऐसे अन्य विषय को जो विहित किए जाए इन सब के लिए वो क्या कहलाएगा? सिविल न्यायालय की उसको शक्तियाँ होंगी, प्रथम अपील अधिकारी और द्वितीय अपील अधिकारी को। अब पढ़ लेते हैं दंड की। दंड क्या दिया जाएगा? तो धारा 7 में शास्ति है, जहाँ अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी दंड कौन देगा? द्वितीय अपील अधिकारी। ये ध्यान में रखना है। प्रथम अपील अधिकारी दंड नहीं देगा, वो केवल अगर दोषी पाता है तो द्वितीय अपील अधिकारी को कह सकेगा कि इसको दंडित कीजिए। ठीक है, शास्ति निरूपित कीजिए। जहां द्वितीय अपील अधिकारी की राय की पदाभेद अधिकारी बिना पर्याप्त युक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदाभेद अधिकारी पर एक मुश्त ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम हो, 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। जो जुर्माना होगा 500 से कम नहीं होगा, वो 5000 तक का हो सकेगा। जहां द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि जानबूझकर विलंब किया गया है तो प्रत्येक दिन के विलंब के लिए 250 रुपये प्रति दिन के हिसाब से भी शास्ति लगा सकता है, लेकिन ये 5000 से अधिक नहीं होगी। ठीक है। परंतु पदाभेद अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने की पूर्व सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा कि उससे पूछ लो भैया ये क्यों नहीं दे पाया है समय के भीतर, या क्यों इसने आवेदन नामंजूर कर दिया। उपधारा 2 जहां द्वितीय अपील अधिकारी की राय प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त युक्त कारण निश्चित समय में अपील का निश्चय करने में असफल रहा है वहां प्रथम अपील अधिकारी पर ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम तो 5000 रुपये से अधिक नहीं होगी। पदाभेद अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन की और इसमें 500 रुपये प्रतिदिन की लगाएगा प्रथम अपील अधिकारी पर द्वितीय अपील अधिकारी अगर अपील विलंब किया है जानबूझकर तो, लेकिन 5000 से ज़्यादा किसी कंडीशन में नहीं होगा। परंतु प्रथम अपील अधिकारी को उस पर शास्ति अधिरोपित करने की पूर्व सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, उसको भी दिया जाएगा। ठीक है। द्वितीय अपील प्राधिकारी उसके द्वारा यथास्थिति उपधारा 1 या 2 या दोनों में अधिरोपित शास्ति में से ऐसी राशि प्रतिक्रिया के रूप में जो कि अधिरोपित शास्ति से अधिक नहीं होगी अपीलार्थी दिए जाने का दे सकता है। जो शास्ति के रूप में राशि आई है वो अपीलार्थी को जिसको सेवा प्रदान नहीं की है उसको प्रदान करने का आदेश कौन कर सकता है? हमारा जो है द्वितीय अपील अधिकारी कर सकता है, लेकिन 5000 से ज़्यादा नहीं कर सकता है। ठीक है। यदि द्वितीय अपील प्राधिकारी का समाधान हो जाता है पदाभेद अधिकारी, ठीक है, या प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त या युक्त कारण से अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करने में असफल रहा है तो वह यथास्थिति उस पर लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा और विभाग को एक कार्रवाई करने के लिए ये भेजेगा कि इस पे इसने अनुशासन का उल्लंघन किया है और इस व्यक्ति को जो है दंडित किया जाए। आती है उपधारा 5 का, यदि आवेदक 1 या 2 के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी उपधारा 5 का है अपील प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित शास्ति यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो वह उस संबंध में धारा 6 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकता है। अगर आवेदक को लग रहा है कि द्वितीय अपील अधिकारी ने सही तरीके से शास्ति नहीं लगाई है, संतुष्ट नहीं है वो, तो राज्य सरकार एक नाम निर्दिष्ट अधिकारी एक अधिकारी बनाएगा तो उसको भी आवेदन दे सकता है। ठीक है। बी, नाम निर्दिष्ट अधिकारी यथास्थिति प्रथम अपील अधिकारी द्वितीय या पदाभेद अधिकारी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो पूर्व में अधिरोपित शास्ति अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए 5000 रुपये तक हो सकेगी। संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट अधिकारी है वो भी जुर्माने को बढ़ा सकता है, लेकिन 5000 से अधिक नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में, और सिफारिश भी कर सकता है अनुशासनात्मक कार्रवाई की। परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी आदेश में पारित किए जाने वाले पर्याप्त विशेष कारण से शास्ति अधिरोपित किया जाने वाला केवल अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। मान लो
उसको शास्त्रीय अधिरोपित नहीं कभी करना है तो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि द्वितीय अपील प्राधिकारी ने अपर्याप्त शास्त्रीय अधिरोपित की है, कार्रवाई लंबित रखी है या ऐसी रीति में कार्य किया है अधिनियम के क्रियान्वयन में सहायक नहीं है, तो वह सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस पर ऐसी शास्त्रीय अधिरोपित कर सकेगा जो 5,000 रुपये तक की हो सकती तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा। परंतु शास्त्रीय अधिरोपित करने के बजाय केवल देखो इसमें देखो सबसे पहले पदावैध अधिकारी था, उसकी शिकायत कहाँ होनी है 30 दिन के अंदर प्रथम अपील अधिकारी के पास। या तो वो अपील रद्द कर देगा या इसको क्या कर देगा कि भाई तुम सेवा प्रदान करो, या फिर द्वितीय अपील अधिकारी से बोलेगा कि इस पर दंड अधिरोपित करो। और द्वितीय अपील अधिकारी है जो वो पदावैध अधिकारी को 5,000 रुपये तक का दंड दे सकता है, 500 से कम का नहीं देगा, ठीक है। और प्रतिदिन के लिए 250 रुपये का फाइन कर सकता है, लेकिन 5,000 से अधिक नहीं होगा। और द्वितीय अपील अधिकारी में 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से फाइन कर सकता है, लेकिन 5,000 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। इसको नियम ने बताया गया है कि 500 से कम नहीं कर सकता है, ठीक है। अगली बात जो है, अब नाम निर्दिष्ट अधिकारी जाता है, वो द्वितीय अपील अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, पदावैध अधिकारी तीनों पर फाइन कर सकता है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा नहीं कर सकता है, ठीक है। और वो चाहे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग भी कर सकता है, सिफारिश कर सकता है, और फाइन के साथ भी और बिना फाइन के भी। इतनी ये शास्त्रियाँ हैं, तो इतना याद कर लेना है, आपका काम हो जाएगा। धारा 8 आती है पुनरीक्षण यानी रिवीजन। द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन शास्त्रीय अधिरोपित करने संबंधी दिए गए किसी आदेश से पदावैध अधिकारी अथवा प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख से 60 दिन की कालावधि के भीतर पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जो विहित प्रक्रिया के अनुसार उसका निराकरण करेगा, ठीक है। तो नाम निर्दिष्ट अधिकारी के लिए रिवीजन लगाएगा कौन व्यक्ति, ठीक है, जो द्वितीय अपील अधिकारी ने जो शास्त्रीय अधिरोपित की है पदावैध अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी पर, और उन्हें लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है, तो वो रिवीजन कर सकते हैं उस आदेश का। कहाँ? नाम निर्दिष्ट अधिकारी के पास 60 दिन के अंदर क्या करेंगे, 60 दिन के अंदर जो है पुनरीक्षण कर सकते। दोस्तों याद रखना, बहुत प्रश्न में पूछेंगे, जितने भी एमपी के एक्ट हैं इनसे बहुत ज़्यादा स्पेशल जो है आने वाले हैं प्रश्न, ठीक है। परंतु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त आवेदन पर्याप्त कारण के समय पर नहीं दिया सकता, तो ऐसे 60 दिन के बाद भी स्वीकार कर सकता है। धारा 5 का लिमिटेशन एक्ट की आवेदन लगा के, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नाम निर्दिष्ट अधिकारी के आदेश का अब पुनर्विलोकन होना है। अभी तक पुनरीक्षण हुआ, इसके पास आया, अब ये रिव्यू है। अगर प्रथम अपील पदावैध अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी, ठीक है, ठीक है, एक बार पढ़ लो इसको। धारा 7 की धारा 5 के अधीन खंडगा के अधीन पारित किसी आदेश से व्यथित द्वितीय अपील अधिकारी उस आदेश की तारीख 60 दिन के भीतर पुनर्निवेशन हेतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। नाम निर्दिष्ट अधिकारी विहित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन का निराकरण कर सके। ये लोग रिवीजन कर सकेंगे कौन कौन द्वितीय, ठीक है, जो ये द्वितीय अपील अधिकारी ने फर्स्ट और सेकंड पर, ठीक है, शास्त्रीय अधिरोपित की थी, इसका रिवीजन कर सकते हैं कहाँ, नाम निर्दिष्ट अधिकारी के पास, ठीक है। और जो द्वितीय अपील अधिकारी है उस पर जो इनने एक प्रकार से ये कहना चाहिए कि फाइन लगाया है किस पे, या मतलब इसके द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध जो आदेश दिया है उसके रिव्यू के लिए नाम निर्दिष्ट अधिकारी को आवेदन कर सकता है कि एक बार इसका पुनर्विलोकन कर लीजिए आप। तो पुनर्विलोकन वही व्यक्ति करता है, वही कोर्ट करती है जिसने आदेश दिया है, वो अपने आदेश को स्वयं देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे चूँकि वो रिवीजन कर पा रहे थे प्रथम अपील अधिकारी और पदावैध अधिकारी, क्योंकि उनके खिलाफ द्वितीय अपील अधिकारी ने आदेश दिया था, तो उनके विरुद्ध वो कहाँ चले गए, रिवीजन में। लेकिन द्वितीय अपील अधिकारी पर शास्ति किसने अधिरोपित की है, तो एक की है नाम निर्दिष्ट अधिकारी ने। तो अब वो उसका रिवीजन तो करेगा नहीं, करेगा तो वो कहाँ जाएगा, ऊपर कोई है नहीं, बॉडी ऐसी बनाई नहीं है, तो उसका पुनर्विलोकन के लिए जो है आवेदन कर सकता है। बहुत ही बढ़िया समझने की चीज़ है, यहाँ से बहुत घुमा घुमा के क्वेश्चन बनेंगे,
ठीक है। परंतु नाम निर्दिष्ट अधिकारी क्या यदि समाधान होगा तो 60 दिन से ज़्यादा भी बाद भी ग्राह्य कर सकता, लेकिन लिमिट इसकी क्या है 60 दिन। सब जगह इसकी 60 दिन लिमिट मिली है, केवल 30 दिन मिली है प्रथम अपील में बस। ठीक है। सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाया गया किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी। अगर सद्भावपूर्वक किसी ने कोई कार्य किया तो उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये अपनी लिस्ट का है, तो लिस्ट में डाल दूंगा मैं इसको। नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकार को, कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है 2 वर्ष के भीतर। इस तरीके से धारा 11 हमने पढ़ ली है पूरी की पूरी। अब हम कुछ फटाफट प्रश्नोत्तर के देख लेते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी का अधिनियम 2010 अधिनियम संख्या क्या है 24 के, सी ऑप्शन सही है। दूसरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अधिनियम का उद्देश्य क्या है, राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला आता है मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी 2010 के अधीन पता भेद अधिकारी सभी प्रदेश धारा 3 में जो बताया गया है। मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की कौन सी धारा के अधीन राज्य सरकार सेवा पता भेद अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, प्राधिकारी तथा निश्चित की गई समय सीमा की सूचना जारी कर सकेगा, धारा 3 के अंतर्गत, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 मध्य प्रदेश लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की कौन सी धारा में निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्रदान करने का अधिकार दिया गया है, तो ये अधिकार दिया गया है धारा 4 में दोस्तों। अगला है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अधिसूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा पदाभिहित अधिकारी को, यह मतलब जो है पदाभिहित अधिकारी या उसके अधीन किसी व्यक्ति को या ऐसे व्यक्ति को जो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया है, तो इनमें से किसी को भी दिया सकता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। अगला आता है 8 अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा प्रारंभ होगी ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से। ठीक है। ऐसे आवेदन के प्रस्तुत किए जाने के अगले कार्यशील दिवस से। दोस्तों थोड़ा समय आप लोग भी जो है बोल दिमाग लगाते चलें थोड़ा सा भी ऐसे। ठीक है। ऐसी तारीख से जो उस पदावत अधिकारी द्वारा नियत की जाए। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से, क्योंकि वहां पे ऐसा दोस्तों लिखा हुआ है। अगला है 9 पदावेद अधिकारी मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(1) के दिन आवेदन प्राप्त करने पर निश्चित समय सीमा के भीतर क्या क्या करेगा, सेवा प्रदान करेगा, आवेदन नामंजूर करेगा। तो या तो आ करेगा या बा करेगा, या तो सेवा प्रदान करेगा या आवेदन नामंजूर करेगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका 9 नंबर का। 10वां आता है यदि कोई व्यक्ति जिसका आवेदन मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 5(2) के अधीन नामंजूर कर दिया जाता है तो वह उसे निश्चित समय सीमा में सेवा प्रदान नहीं की जाती है, प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा 30 दिन के भीतर। भी ऑप्शन सही चला जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अधीन प्रथम अपील अधिकारी के मिनिस्टर के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकारी को द्वितीय अपील की जा सकेगी 60 दिन के भीतर। सी ऑप्शन सही है इसका। अगला है जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय की पदावेद अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के युक्त कारण सेवा प्रदान करने में असफल रहा है तो वह पदावेद अधिकारी के ऐसी एक मुश्त शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो 500 रुपये से कम नहीं होगी, 5000 से अधिक नहीं होगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है 13 नंबर का क्वेश्चन आपका, जहां द्वितीय अपील अधिकारी की राय है कि पदावेद अधिकारी ने बिना पर्याप्त कारण युक्त कारण से सेवा प्रदान करने में विलम्ब किया है। ठीक है। यहाँ पर द्वितीय अपील अधिकारी की बात हो रही है दोस्तों। एक बार अच्छे से आप जो है इसको पढ़ लेना कि 200 रुपये प्रतिदिन 2000, 250 रुपये 3000, 250 रुपये 5000 और 500 रुपये और जो है अगला है आपका अगला क्या है 5000 रुपये तक का। ठीक है। तो द्वितीय अपील अधिकारी की यह राय है कि पदावेद तो यहाँ पे 250 से 5000 तक का है, 5000 से अधिक किसी भी कंडीशन में जो है नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फाइन। अगला है जहां द्वितीय अपील प्राधिकारी की राय है कि प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त कारण के तो वहां पर भी जैसे मान लो प्रथम अपील अधिकारी को भी सेम फाइन है। ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन क्या है आप अपना यही जो है सी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है।
5,000 से अधिक नहीं होगी, 500 रुपये से कम नहीं होगी, 500 रुपये से कम तथा 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। सेम की सेम शास्त्री जो है। और वो अगर डे के हिसाब से लगाता है तो 250 पर डे लगा सकता है, लेकिन 5,000 से अधिक नहीं लगा सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी 2000 के दिन कोई अपीलार्थी प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। तो धारा ये है अपना 7(3) के अधीन, ठीक है, 7(3) के अधीन जो है प्रतिकर प्राप्त कर सकता है। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2000 की धारा 8 के दिन पुनरीक्षण फाइल किया जा सकता है 60 दिन के भीतर। 17 मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2000 की धारा 8 का के दिन नाम अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन फाइल किया जा सकता है 60 दिन के अंदर। बी ऑप्शन सही है। अगला है 18 नंबर, मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही से दोस्तों संरक्षण प्राप्त हुआ है। तो ये ए है इसका ऑप्शन सही, यानी धारा 9 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान गारंटी के अधिनियम की धारा 10 के अधीन नियम बना नहीं सकती राज्य सरकार को है, ठीक है। इसके बाद जो है आगे अपन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यदि मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के उपबंधों को प्रभावशील करने में कोई कठिनाई आती है तो धारा 11 के दिन इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत न होने वाले आदि द्वारा कठिनाई दूर कौन कर सकेगा? राज्य सरकार प्रथम 2 वर्षों के भीतर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चन लगाए, इसके पूरी धाराएं पढ़ी। अगर आपको अच्छा लगा हो दोस्तों और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। धन्यवाद।